जय हिंद, नमस्कार। मैं एन के सिंघानिया, आप सभी को हमारे इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रीजनिंग का सेट नंबर 71 है और इस सेट में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 15 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न। तो चलिए इन रीजनिंग के प्रश्न को फोड़ना स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके आप लोग यहाँ से जुड़ जाएं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। और इसका पीडीएफ फाइल आपको बिल्कुल फ्री मिल जाता है टेलीग्राम पर, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन भी हो जाइएगा। आते हैं पहला प्रश्न पर। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिएगा, पहला प्रश्न ही पूछा गया है, पजल का प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से करिएगा। यह प्रश्न है, मेरे पास पेंट के 4 डिब्बे हैं जो गुलाबी, नीले, हरे और टैन रंग के हैं तथा गार्डन, हॉर्टले, फिनेस और इंडियाना द्वारा निर्मित हैं, लेकिन इनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। एक ऑटोमोबाइल पेंट है, एक मरीन अनुप्रयोग के लिए है, तीसरा दरवाजे और आंतरिक सजा के लिए है और चौथा बाहें सजा के लिए हैं। देखिए यहाँ पे मामला क्या यहाँ पर है ना कि 4 प्रकार के पेंट हैं और ये चारों प्रकार के पेंट का जो रंग है अलग अलग है। गुलाबी हैं, नीले हैं, हरे हैं, टैन हैं। और ये चारों प्रकार के पेंट को भिन्न भिन्न कंपनियां बनाती हैं, जैसे गार्डन हो गया, हार्टले हो गया, फिनेस हो गया, इंडियाना हो गया। और ये चारों प्रकार का पेंट का यूज भिन्न भिन्न प्रकार होता है। जैसे एक पेंट का यूज ऑटोमोबाइल में होता है, एक का मरीन में होता है, एक का दरवाजे और आंतरिक सज्जा में होता है और एक का बाह्य सज्जा में होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब मुझे यहाँ पर किसको फिक्स करना पड़ेगा? देखिए, इसी पॉइंट में सभी लोग फंस जाते हैं। देखिए, यदि यहाँ पे कलर को आप फिक्स करते हैं तो यह पजल आसानी से बन जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ कलर को। तो यहाँ पे गुलाबी है तो ये हो गया पिंक, और उसके बाद नीले हैं, ये ब्लू हो गया, और फिर ग्रीन है, ये ग्रीन हो गया, और फिर टैन रंग है तो ये टैन हो गया। तो इस प्रकार से ये 4 कलर यहाँ पे हो गया। अब मुझे यहाँ पे कंपनी को मैं फिक्स करूँगा। ये कंपनी का घेरा यह हो जाएगा और यहाँ पर इस पेंट का यूज होगा। तो इस प्रकार से मैं कर देता हूँ। अब देखना भाई, इसका खेला यहाँ से स्टार्ट हुआ है। पहला खेला क्या है? हरा पेंट जो आंतरिक सजा के लिए नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हरा पेंट का यूज आंतरिक सजा के लिए नहीं होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे लिखाएगा, हरा पेंट का आंतरिक सजा के लिए यूज नहीं होता है। ओके। हार्टले द्वारा निर्मित है, ये कंफर्म हो गया कि हरा पेंट को हार्टले जो कंपनी है बनाती है। तो यह फिक्स है कि यहाँ पर हार्टले कंपनी यहाँ पे फिक्स हो जाएगी, हार्टले। ओके। लेकिन हरा पेंट का यूज कहाँ पे होता है अभी यह फिक्स नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट देखना भाई, इंडियाना नीला पेंट बनाता है। देखिए, ये कंफर्म हो गया कि जो नीला पेंट है यह इंडियाना कंपनी बना रही है। इंडियाना यहाँ पे हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नीला पेंट का यूज कहाँ पे होता है अभी यह फिक्स नहीं है। और गुलाबी पेंट ऑटोमोबाइल के लिए हैं, यानी कि जो पिंक कलर का जो पेंट है इसका यूज ऑटोमोबाइल में होता है। तो यहाँ पे हो गया ऑटोमोबाइल हो गया। ओके। लेकिन पिंक कलर के पेंट का कौन कंपनी बनाती है अभी ये फिक्स नहीं है। इसके बाद यहाँ पे देखना भाई, बाहें सजा के लिए प्रयोग किए जाने वाला पेंट फिनेस द्वारा निर्मित है, यानी कि एक ऐसा पेंट है जिसका यूज बाहें सजा के लिए होता है और उस पेंट का निर्माण फिनेस कंपनी करती है। तो भाई यह कहाँ पे फिक्स होगा? देखिए, यहाँ पे तो स्पेस खाली नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। तो कंफर्म है कि जो टैन रंग की जो पेंट है इसी पेंट को फिनेस कंपनी बना रही है। यहाँ पे फिनेस हो गया
और इस कंपनी का जो पेंट है इसका यूज बाह्य सजा के लिए हो रहा है। देखिए यहाँ पे बाह्य सजा यहाँ पे हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब जो यहाँ पे बचा उसको मैं फिलअप कर देता हूँ। देखिए कहा गया है कि जो हरे रंग की पेंट है इसका यूज आंतरिक सजा के लिए नहीं होता है, तो कंफर्म है कि नीले रंग की पेंट का यूज आंतरिक सजा के लिए हो रहा होगा। तो यहाँ पे हो गया आंतरिक सजा हो गया। अब बचा यहाँ पे एक कंपनी का नाम, तो देखिए यहाँ पे इंडियाना हो गया, हार्टले हो गया, फिनेस हो गया। एक कंपनी बची है गार्डन, तो गार्डन यहाँ पे आ जाएगी और गार्डन जो कंपनी है यहाँ पिंक रंग का पेंट बना रही है। अब एक पेंट यहाँ पे बच गया हरा वाला, इसका यूज कहाँ पे होता है, तो इसका यूज हो जाएगा मरीन अनुप्रयोग में। तो इस प्रकार से भाई यहाँ पे ये बैठ गया है। अब देखना यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है कि कौन सी कंपनी टैन रंग का पेंट बनाती है। देखिए टैन तो भाई यहाँ पर है, टैन रंग का पेंट कौन सी कंपनी बना रही है, तो फिनेस जो कंपनी है यह टैन रंग का पेंट बना रही है। तो इसका उत्तर होने वाला है फिनेस दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। तो इस प्रकार से इस पजल का सॉल्यूशन हो गया। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है, कोडिंग का प्रश्न है। और देखिए ऐसे प्रश्न में बहुत बच्चे भाई फंस जाते हैं, क्योंकि देखिए ऐसा प्रश्न जल्दबाजी में इसका लॉजिक पकड़ में नहीं आ पाता है। अब देखना भाई इसका लॉजिक यहाँ पे क्या होने वाला है, इसके बराबर 93 लाना है और इसके बराबर 20 लाना है, यानी कि सी और डी का क्या मान रखूं, प्लस सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लाई या डिवाइड क्या करूं ताकि इसके इक्वल 93 और इसके इक्वल 20 हो जाए, तो उसी प्रकार से इसके इक्वल में फाइंड कर सकूं। अब देखना भाई यहाँ पे क्या फिलअप करना पड़ेगा। देखिएगा C बराबर आप यूज कर लीजिएगा भागा और D बराबर आप यूज कर लीजिएगा गुन्ना। यदि आप यूज करते हैं तो भाई आपका काम बन जाएगा। देखना यहाँ पर तो यह है, मैं इसको लिखता हूँ तो ये 31 हो गया और C बराबर भागा में कर लिया और ये 19 और D गुन्ना 57 और इक्वल हमें 93 लाना है। अब देखिए यह कैसे हो जाएगा, तो 31 बटा में यह 19 हो जाएगा और गुना 57 बराबर 93, तो 19 तिया 57 हो गया, 31 तिया 93 हो गया। तो कंफर्म है कि यह 93 हमारा आ गया। तो ये भी फिक्स हो गया कि C बराबर भागा ही होगा और D बराबर गुना ही होगा। आप इसका भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इसमें भी अप्लाई होने वाला है। देखिएगा यहाँ पर 52 C है तो भागा 13 D गुना 5 इक्वल 20 करना है, तो 13 चौके 52 हो गया, 5 चौके 20 हो गया। कंफर्म है, तो बस भाई अब क्या कर लो, इसमें यूज कर दो। देखिए यहाँ पे 98 है और भागा 14 हो जाएगा और गुना 11। अब देखिएगा 14 7 98 होता है, 7 में 11 से गुना तो यह 77 हो गया। तो कंफर्म है कि इसके इक्वल 77 आने वाला है, तो इसका फाइनल 77 ही उत्तर इसका हो जाएगा। 77 दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, कोडिंग का प्रश्न है, इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। P का 16 और E का 5 और N का 14, मतलब ज्यों का त्यों वहाँ पे लिखा है स्थान को, तो भाई आप भी यहाँ पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। I का स्थान 9 और N का 14 और K का 11 हो गया, तो 9 14 11 और यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा गया है कथन एंड निष्कर्ष का। देखिए कथन में दिया गया है कि अधिकांश लोग पुराने गीत पसंद करते हैं। कथन में क्या दिया गया है कि अधिकांश जो लोग हैं ना वह पुराने गीत को पसंद करते हैं। अब देखना भाई यहाँ पे कौन सा निष्कर्ष सही होगा। निष्कर्ष वही सही होता है जो निष्कर्ष कथन के अकॉर्डिंग दिया गया हो। अब देखना निष्कर्ष नंबर यहाँ पे 1,
पुराने गीत नए गीतों की तुलना में कम महंगे होते हैं। अब भाई यह कौन सा सेंस है कि पुराने जो गीत हैं नए गीत की तुलना में कम महंगे होते हैं, इसलिए अधिकांश लोग पुराने गीत पसंद करते हैं। यह किसी प्रकार का सेंस है? बिल्कुल नहीं है। और ना ही यह जो निष्कर्ष है भाई कथन के अकॉर्डिंग दिया गया है, तो इसलिए यह तो भाई साफ यहाँ पे गलत हो गया। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट नंबर 2, नए गीतों की तुलना में पुराने गीत श्रोता की भावनाओं को बेहतर ढंग से छूते हैं। बिल्कुल सही। देखिए यह जो निष्कर्ष है, यह निष्कर्ष कथन के अकॉर्डिंग है। देखिए दोस्त, श्रोता की भावनाओं को बेहतर ढंग से छूते हैं, इसीलिए ना अधिकांश जो लोग हैं पुराने गीत को पसंद करते हैं। क्या कंफर्म है कि यह भाई यहाँ पे सही हो गया? तो देखिएगा इसका उत्तर यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1। एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हमारे कितना सब भाई हैं जो ओल्ड सॉन्ग को सुनना पसंद करते हैं? बताना भाई, कमेंट करना। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, ये क्लासिफिकेशन का प्रश्न है, इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। यहाँ पर वायुयान हो गया और ये पायलट हो गया। ऑप्शन 2 में कार मैकेनिक, ऑप्शन 3 में बस ड्राइवर और ऑप्शन 4 में टीवी और रिमोट हो गया। तो यहाँ पे कंफर्म है कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 और ऑप्शन यहाँ पे 4 का जो सेंस है वह एकदम सेम है। जहाज को चलाता है पायलट, बस को ड्राइवर और टीवी चलता है रिमोट से। लेकिन यह ऑप्शन 2 वाला जो है यह कार और ये मैकेनिक का सेंस यहाँ पे अलग हो गया, इसलिए यही विषम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, सिलॉक का प्रश्न है और इसका बनाते हैं वेन डायग्राम। देखिएगा कथन में दिया गया है, पहला कथन, सभी गैंडे सुअर हैं। तो यहाँ पे गैंडे हो गया और सभी गैंडे क्या हैं? सुअर हैं। सुअर हो गया। कुछ मक्खियाँ सुअर हैं। देखिए कुछ जो मक्खियाँ हैं यह क्या है? सुअर हो गया। तो यह तो हो गया मेन फिगर, लेकिन इसका पॉसिबिलिटी फिगर भाई कैसे बन सकता है? देखिएगा पॉसिबिलिटी में क्या हो सकता है कि कुछ गैंडे मक्खियाँ भी हो सकती हैं, इसलिए पॉसिबिलिटी में यह इस प्रकार से फिगर बनने वाला है। सभी गैंडे सुअर हो गया और गैंडे और मक्खिया के साथ सम का केस बन जाएगा और सुअर और मक्खिया के साथ भी यहाँ पे सम का केस बन भी करेगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से यह भाई पॉसिबिलिटी वाला फिगर ये बन गया। अब देखना यहाँ पे ध्यान से, कौन सा निष्कर्ष यहाँ पे सत्य है ये हमें पता करना है। नंबर ए, कोई मक्खी गेड़ा नहीं है। देखिए मक्खी और गेड़ा के बीच में नॉन का केस बन रहा है। मेन फिगर में मक्खी यहाँ पर है और ये गेड़ा यहाँ पर है, यहाँ पर भी नॉन का केस बन रहा है। तो कंफर्म है कि यह भाई सही हो जाएगा। लेकिन रुको जरा, मैं आपसे हमेशा बोलता हूं कि यदि कोई निष्कर्ष मेन फिगर से सही हो जाता है ना, तो भाई उसको एक बार आपको पॉसिबिलिटी वाला फिगर से चेक जरूर करना होता है, क्योंकि यदि पॉसिबिलिटी वाला फिगर से वह गलत हो गया ना तो वह निष्कर्ष भाई गलत माना जाता है। और मैं आपसे एक और पॉइंट में बोलता हूं कि यदि कोई निष्कर्ष मेन फिगर से डायरेक्ट सही हो गया तो उस दोस्त मैं क्या बोल दिया, यदि कोई निष्कर्ष मेन फिगर से डायरेक्ट गलत हो गया तो वैसे निष्कर्ष को भाई आपको गलत कर देना होता है। अब देखना यहाँ पर यह भाई सही नहीं होगा, अभी मुझे चेक करना है पॉसिबिलिटी वाला से। देखिए पॉसिबिलिटी में यहाँ पर क्या है, यह तो मक्खी यहाँ पर है और देखिए गेड़ा यहाँ पर है। यहाँ पर तो भाई सम का केस बन रहा है, लेकिन यहाँ पे नॉन का केस बन रहा है। देखो ना मामला यहाँ पे तो फंस गया। मेन फिगर से तो सही है, लेकिन पॉसिबिलिटी वाला फिगर से भाई ये गलत हो गया। तो इसलिए
यह निष्कर्ष गलत हो गया क्या? कन्फर्म। अब उसके बाद यहां पर नेक्स्ट देखना, बी वाला, कुछ मक्खियां गेड़े हैं। देखिए मक्खियां और यहाँ पे गेड़े में सोम का केस बनना है। देखिए मक्खियां यहाँ पर है और गेड़े यहाँ पर हैं। देखिए दोस्त यहाँ पे नॉन का केस बन रहा है। तो मैं आपसे क्या कहा कि यदि कोई निष्कर्ष मेन फिगर से डायरेक्ट गलत हो जाता है तो उसको आपको गलत कर देना है, आपको पॉसिबिलिटी में चेक नहीं करना है। तो भाई यह दोनों निष्कर्ष यहाँ पे हो गया गलत, लेकिन रुकना, यहाँ पे आइदर का केस बन जाएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे तो नॉन है और यहाँ पे तो सोम है। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि सोम का नॉन के साथ और सोम नॉट के साथ आइदर बनता है। यहाँ पे सोम है, नॉन है, तो आइदर का केस यहाँ पे बन जाएगा और उसके साथ साथ सब्जेक्ट और प्रीडिकेट भी यहाँ पे समान है, इसलिए आइदर का केस भाई यहाँ पे 100% बनने वाला है। तो भाई इसका उत्तर यहाँ पे क्या होने वाला है, या तो ए या बी। देखिएगा इसका ऑप्शन में पहले क्या दिया गया है, ऑप्शन में आइदर है कि नहीं है। देखिए दोस्त ऑप्शन में यहाँ पे आइदर दिया गया है। देखिए आइदर भी हैं और नॉन भी हैं। तो मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि यदि ऑप्शन में आइदर ना हो, ओनली नॉन का ऑप्शन हो, तो उस टाइम में नॉन मार देते हैं। लेकिन यदि ऑप्शन में भाई दोनों हो, नॉन भी हो आइदर भी हो, तो वैसी कंडीशन में आइदर से ही प्रेम करते हैं भाई, तो इसलिए आइदर ही इसका उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, वही इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न, कुछ नहीं करना है ऐसे प्रश्न में। यहाँ पर ई को जी यानी कि 2 प्लस, जी को जे 3 प्लस और जे को एन 4 प्लस। तो यहाँ से फिक्स है कि भाई हमें यहाँ पे 5 प्लस करना होगा, तो एन में 5 प्लस करने पर एस आता है। देखिए एस दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। अगला प्रश्न एक बार फिर आ गया पजल, और ये पजल का सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। देखते हैं प्रश्न को। 3 जोड़ियां एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हैं। 2 से अधिक पुरुष या 2 से अधिक महिलाएं एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हैं। कोई भी पुरुष अपनी पत्नी के बगल में नहीं बैठा है। देखो भाई यहाँ पे मामला क्या है ना, 3 जोड़ियां मतलब 3 जोड़ियां भाई कपल हैं, अर्थात 6 गो यहाँ पर पर्सन है। 6 गो में से 3 मेल हैं और 3 यहाँ पे फीमेल हैं, और सबका जो फेस है सेंट्रल की ओर है। देखो पहली बात यहाँ पे ये तो सर्किल हो गया, यहाँ पर 6 पर्सन हो गए, 2 2 4 2 6, ओहो 6 तो हो गया ना, 6 कन्फर्म। अब देखना भाई यहाँ पे एक कंडीशन दिया गया है कि 2 से अधिक पुरुष या 2 से अधिक महिलाएं एक दूसरे के बगल में नहीं बैठा है, ओके, और कोई भी पुरुष अपनी पत्नी के बगल में भी नहीं बैठा है। ये दोनों कंडीशन को आपको ध्यान में रख कर बैठाना है भाई। चलो बैठाते हैं। सबका फेस सेंट्रल की ओर है, तो कंफर्म है कि इधर होगा लेफ्ट और इधर होगा राइट। ये तो बच्चा बच्चा जानता है। जब आप जानते हैं तो आपसे प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा कंडीशन नंबर यहाँ पे 1, यहाँ से इसका खेला स्टार्ट हुआ है। बी सी की बाईं ओर बगल में बैठा है। देखिए जो बी है वह सी के बाईं ओर बगल में बैठा है। मैं मान लिया कि भाई सी यहाँ पर है, तो सी के बाईं ओर बगल में बी यहाँ पे बैठ जाएगा। अब ये बी सी पति है कि पत्नी है ये कंफर्म नहीं है। चलो अब उसके बाद देखिएगा, यह इसी लाइन में दिया गया है, जिसकी पत्नी उसके बाद बैठे व्यक्ति के ठीक सामने बैठी है। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि बी जो है सी के बाईं ओर बगल में बैठा है, जिसकी पत्नी मतलब बी की पत्नी उसके बाद बैठे व्यक्ति के सामने बैठा है।
अब देखिए बी तो भाई यहाँ पे मेल हो गया और बी का पत्नी होगी, यहाँ पर जो भी पर्सन होगा इसके सामने, मतलब यहाँ पर बी की पत्नी बैठी है, देखिए बी की यह पत्नी हो गई, वाइफ, कंफर्म। तो बी की पत्नी का स्थान यहाँ पे फिक्स हो गया और बी का स्थान यहाँ पे फिक्स हल ही है, कंफर्म हो गया। अब उसके बाद देखना नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट यहां से ए और उसकी पत्नी सी की पत्नी के दोनों ओर बैठे हैं। देखो भाई यहां पे क्या कहा गया है ना कि ए और उसकी पत्नी सी की पत्नी के दोनों ओर बैठे हैं, मतलब सी की जो पत्नी है वह भाई बीच में होगी, तो भाई सी की पत्नी को पहली बात हमें कहाँ बैठाना पड़ेगा, कंफर्म है सर जी, सी की पत्नी को यहाँ पे बैठा दीजिए। देखिए तो यहाँ पे हो गई सी की वाइफ, सी की वाइफ यहाँ पे हो गई, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अब भाई देखो ये दोनों ओर यहाँ पे और यहाँ पर ए और उसकी पत्नी बैठ जाएगी। अब देखना यहां पर एक कंडीशन फॉलो होगा तब आपको स्पष्ट रूप से यहां पे बैठे की समझ में आएगा। देखिए कंडीशन में कहा गया था कि दो से अधिक पुरुष या दो से अधिक महिलाएं एक दूसरे के बगल नहीं बैठ सकती हैं। देखिए यहां पर ये तो महिलाएं हैं, कंफर्म है भाई ना। अब देखिए दोस्त, यदि मैं यहाँ पर ए की पत्नी को मैं बैठाता हूँ तो देखिए कंफर्म यहाँ पे क्या होगा कि देखिए तीन महिलाएं यहाँ पे साथ में आ गई, इसलिए भाई यहाँ पर ए की पत्नी यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पर ए खुद यहाँ पे बैठ जाएगा। तो ए यहाँ पे बैठ गया। अब देखिए ए की पत्नी कहाँ पे बैठेगी, तो ए की पत्नी यहाँ पे बैठ जाएगी, ए की वाइफ। तो भाई इस प्रकार से इसका बैठक यहाँ पे हो गया। अब देखना प्रश्न में क्या पूछा गया है, ए के बाईं ओर और दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। देखिए ए बोला गया है, यानी कि यह ए है, इसके बाईं ओर और इसके दाईं ओर कौन बैठा है, तो बी की पत्नी और सी की पत्नी। देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 में, यानी कि बी और सी की पत्नियां, इसलिए भाई यही इसका उत्तर हो जाने वाला है। तो इस प्रकार से यह सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न सॉल्व हो गया। आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होगा भाई इस प्रश्न में तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, वही बच्चा वाला प्रश्न है। यहाँ पर क्या किया है, देखिए यह D को F लिखा है, यानी कि इसमें 2 प्लस, और F को H 2 प्लस, H को J 2 प्लस, J को L 2 प्लस। तो कंफर्म है कि L में भाई 2 प्लस कर दो तो यहाँ पे N हो जाएगा। देखिए N दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में। अगला प्रश्न भाई ये रहा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है कथन एंड धारणा का, और मैं आपसे हमेशा बोलता हूं कि धारणा वहीं से होता है जो धारणा कथन में निहित हो। अब देखना यहाँ पे ध्यान से, कथन में देखिए दिया गया है कि आजकल भारतीय क्रिकेट टीम बहुत अच्छा खेल रही है। कथन में कहा गया है कि आजकल भारतीय क्रिकेट टीम बहुत अच्छा खेल रही है। अब पॉसिबिलिटी नंबर 1, अन्य देशों की टीमों को क्रिकेट में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब भाई कथन में कहां पर कहा गया है कि जो अदर कंट्री हैं उसको क्रिकेट में दिलचस्पी नहीं है, बिल्कुल नहीं कहा गया है, इसलिए यह तो भाई साफ यहां पर ये गलत हो गया। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 2, यह है संयोग से हो रहा है। भाई कहां पर कथन में कहा गया है कि यह संयोग से हो रहा है कि जो भारतीय क्रिकेट टीम है बहुत अच्छा से खेल रहे हैं, ये तो साफ इनवैलिड हो गया, इसलिए भाई ये भी यहाँ पे रॉन्ग हो गया। तो दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे रॉन्ग है। देखिएगा इसका उत्तर क्या होने वाला है, ऑप्शन 1 तो नहीं होगा, ऑप्शन 2 यहाँ पे हो जाएगा, ना तो धारणा 1 और ना ही धारणा 2 निहित है। अगला प्रश्न पूछा गया है, एलॉजी का प्रश्न है, कलम का संबंध लेखक से है तो ईवीएम का संबंध किससे हो जाएगा। कलम से लिखते हैं लेखक, तो ईवीएम का भाई यूज कौन करता है, मतदाता करता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन 1 उत्तर इसका हो जाएगा। इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न एक बार फिर पूछा गया है, एनालॉजी का प्रश्न, ये भी बच्चा वाला प्रश्न है। बस इसमें लेटर का स्थान यहाँ पे लिख दिया है। देखिए एस का 19, एच का 8, ओ का 15, ई का 5, एस का 19। बस तुम भी भाई यहाँ पे कर दो। एस का 19 हो जाएगा, एच का 8, आई का 9, आर का 18, टी का 20। कितना आ गया? 19, 8, 9, 18, 20। यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में 19, 8, 9, 18, 20। इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है पजल का, एक बार फिर आ गया पजल। इस प्रश्न को हल्का सा मुझे करना पड़ेगा सेट। देखिए यहां से यह प्रश्न हो गया सेट। अब देखना भाई प्रश्न क्या है, ध्यान से भाई करना है इस प्रश्न को। डेविड, राशिद, विजय और कमल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के 4 खिलाड़ी हैं जो केरल, पंजाब, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से हैं। हालांकि उनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। हमारे पास उनके बारे में निम्नलिखित जानकारी है। पहली बात, यहाँ पर 4 खिलाड़ी हैं और ये चारों खिलाड़ी भिन्न भिन्न राज्य से बिलोंग करते हैं, केरल, पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल से। तो भाई इसमें किसको फिक्स करूं, राज्य को कि खिलाड़ी को? तो मैं आपसे कहूंगा कि जब भी ऐसा कंडीशन आता है तो आप पर्सन को फिक्स करिएगा, जिससे आपका पजल आसानी में सॉल्व हो पाएगा। तो भाई मैं यहाँ पे फिक्स करता हूँ पर्सन को। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आ गए डेविड, यहाँ पे आ गए। और फिर उसके बाद यहाँ पर रशीद आ गए, और फिर विजय, और फिर यहाँ पे कमल आ गए। हो गया। अब देखना यहाँ से इसका कंडीशन स्टार्ट होता है। नंबर 1 कंडीशन है उनमें से 2 गेंदबाज और 2 बल्लेबाज हैं। यानी कि फिक्स हो गया कि 4 क्रिकेट जो टीम के जो खिलाड़ी हैं उनमें से 2 गेंदबाज हैं और 2 बल्लेबाज हैं। नंबर 2 कंडीशन, डेविड केरल से हैं। चलो भाई जो डेविड हो गया यह केरला से हो गया, डेविड केरला से हो गया। लेकिन यह बैट्समैन है कि बॉलर है अभी ये फिक्स नहीं हुआ है। आगे देखना, राशिद पंजाब से नहीं है, राशिद यह पंजाब से नहीं है। ओके, लेकिन वह गेंदबाज हैं। दोस्त ये भी कंफर्म हो गया कि राशिद अब किस राज्य से हैं अभी ये फिक्स नहीं है, लेकिन यह गेंदबाज है यानी कि यह बॉलर है, ये फिक्स हो गया। उसके बाद नंबर 3, बल्लेबाजों में एक महाराष्ट्र से हैं, लेकिन वह विजय न तो बल्लेबाज हैं और न ही महाराष्ट्र से हैं। देखिए ये भी पॉइंट यहाँ पे कंफर्म नहीं हुआ कि जो विजय हैं यह कहाँ से हैं, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया कि विजय न तो भाई बैट्समैन है और न ही यह महाराष्ट्र से हैं। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर 4, केरल का खिलाड़ी गेंदबाज नहीं है। तो भाई कंफर्म है कि केरला का जो खिलाड़ी है वह बैट्समैन हो जाएगा, यानी कि जो डेविड है यह बैट्समैन हो गया। ओके, अब देखना भाई किसको मैं फिक्स करूं, किसको मैं यहां पे फिक्स करूं। देखिएगा एक पॉइंट यहां पे ध्यान से देखिए, जो राशिद हैं दोस्त वह पंजाब से नहीं है। ओके, और यहां पे कहा गया कि जो विजय हैं वह महाराष्ट्र से और वह बॉलर वह बैट्समैन नहीं है। तो भाई यहाँ पर महाराष्ट्र और बैट्समैन भाई कौन होगा, तो यह कमल हो जाएगा, क्योंकि राशिद तो भाई बॉलर हैं, इसलिए कंफर्म है कि जो कमल हैं यह महाराष्ट्र से हैं, यह महाराष्ट्र से हो गया और यह बैट्समैन हो गया। देखिए 2 बैट्समैन तो हो गया, डेविड और कमल। अब हमें यहाँ पर 2 बॉलर को यहाँ पे फिक्स करना है। एक बॉलर तो यहाँ पे राशिद हो गया, तो कंफर्म है कि एक बॉलर भाई विजय हो जाएगा। राशिद पंजाब से नहीं है तो विजय पंजाब से हो जाएगा, और बचा भाई राशिद कहाँ से होगा, तो राशिद वेस्ट बंगाल से हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह यहाँ पे बैठकी हो गया। अब देखना यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया भाई, निम्नलिखित में से कौन सा बल्लेबाज गेंदबाज के
जुग्म को दर्शाता है? देखिए बल्लेबाज और गेंदबाज, देखना विजय, और यहाँ पे ऑप्शन 1 में देखिए विजय है और यहाँ पे डेविड है। देखिए दोस्त जो विजय है यह तो भाई बॉलर है, इसलिए यह तो गलत हो गया। ऑप्शन 2 में राशिद कमल, राशिद देखिए यहाँ पर हैं, यह भी बॉलर हैं, इसलिए यह भी गलत हो गया। ऑप्शन 3 में विजय राशिद, देखिए दोस्त जो विजय हैं यह तो बॉलर हैं, इसलिए ये भी भाई गलत हो गया। तो कंफर्म है कि इसका सही उत्तर जाने वाला है ऑप्शन 4 में। देखना भाई मुझे इसको काटना पड़ेगा, देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन 4 है डेविड और यहाँ पे विजय, तो कंफर्म था कि डेविड भाई बैट्समैन था और विजय यहाँ पे बॉलर हैं, इसलिए कंफर्म है यही इसका उत्तर होने वाला है। तो इस प्रकार से यह पजल दोस्त यहाँ पे सॉल्व हो गया है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, कोडिंग का प्रश्न है, इजी प्रश्न, बच्चा वाला प्रश्न। देखिए यहाँ पे क्या किया है, किस प्रकार का पैटर्न यहाँ पे यूज हुआ है, देखिएगा डी को लिखा गया है F 2+, O को R 3+, और O को S 4+, और R को W 5+ यहाँ पे हो गया है। तो कन्फर्म है कि भाई इसमें 2+, 3+, 4+, 5+ हो रहा है, तो आप भी कर लो, क्या दिक्कत है। फाइन में कर लो, F में 2+ तो H होगा, A में 3+ तो D हो जाएगा, और N में 4+ तो R हो जाएगा। क्या आ गया, HDR। HDR देखिए दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है कैलेंडर का प्रश्न। भाई मैं इतना शिफ्ट में करवा दिया हूँ, ये 71 शिफ्ट हैं। अभी तक 2 प्रश्न कैलेंडर चैप्टर से पूछा गया था, यह दूसरा प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या है, रवि हर महीने के पहले बुधवार को फिल्म देखने जाता है, मतलब महीना का पहला बुधवार। अब वह पहला बुधवार किसी तारीख को हो सकता है, ये फिक्स नहीं है अभी। फिल्म देखने जाता है, पिछले महीने 6 अगस्त को फिल्म देखने गया था। तो भाई कंफर्म है कि 6 अगस्त को कौन सा दिन था, तो सर जी 6 अगस्त को वेडनेसडे था। क्लियर है ना। यदि वह आज फिल्म देखने जा रहा है तो आज का कौन सी तारीख है, आपको ये पता करना है। देखिए दोस्त जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो इसमें एक ही कंसेप्ट यूज होता है, और वह कंसेप्ट क्या है हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस कंसेप्ट के आधार पर बहुत प्रश्न शॉर्ट हो जाता है। कंसेप्ट इस प्रकार है कि 7 दिन के बाद वही दिन आता है। यदि मान लो कि आज 1 नवंबर को, यदि मान लो कि आज 1 नवंबर को सोमवार है, तो भाई अगला सोमवार कितना दिन बाद पड़ेगा, तो 7 दिन बाद, यानी कि 8 नवंबर को सोमवार पड़ जाएगा। तो मुझे कहने का मतलब यह है कि हर एक दिन 7 दिन के बाद रिपीट करता है। बस यही भाई कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट को माइंड में डाल लो और बहुत प्रश्न यह कंसेप्ट सॉर्ट कर देता है। बस यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज होने वाला है, तो यहाँ पे कर लो मेरे दोस्त। देखिए 6 अगस्त को बुधवार है, अब मुझे यहाँ पे 7 7 7 प्लस करना है और अगला महीना में जाना है। देखिए 6 7 13 अगस्त हो गया, तो 13 अगस्त को बुधवार होगा, 13 7 20 अगस्त हो गया, 20 अगस्त को बुधवार होगा, 20 7 27 अगस्त हो गया, 27 अगस्त को बुधवार होगा, और अगस्त महीना 31 होता है, तो इसमें 4 दिन, और सितंबर में 3 दिन, अर्थात 3 सितंबर को भी बुधवार होगा, और सितंबर महीना का वह पहला ही बुधवार है। इसलिए कंफर्म है कि 3 सितंबर दोस्त 3 सितंबर को बुधवार होगा, और उसी दिन वह फिल्म देखने जा रहा है। तो इस प्रकार से जब भी प्रश्न आए तो आप इस कंसेप्ट को यूज करते हुए आप जुबान से बिना पेन लगाए ऐसे प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा दोस्त इसका उत्तर यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन 1 यानी कि 3 सितंबर। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है रैंकिंग का, इजी प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या है, ए जो है एम से बड़ा है। अगला
जी एम से बड़ा है लेकिन ए से छोटा है, तो कन्फर्म यहां पर यह है कि जो ए है यह सबसे यहां पे ये तीनों में बड़ा हो गया और इससे छोटा जी हो गया और इससे छोटा यहां पर एम हो गया। क्लियर। अब देखना उसके बाद यहां पर नेक्स्ट के जो है आर और एम से छोटा है, के आर और एम से छोटा है, एम जो है आर से बड़ा है। तो क्लियर है कि भाई एम आर से यहाँ पे बड़ा हो गया और देखिए एम आर से छोटा यहाँ पर के हो गया। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे हो जाएगा। इसमें प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से सबसे छोटा कौन है, तो भाई सबसे छोटा कौन इसमें है, के है, तो इसका उत्तर हो जाएगा के दिया गया है ऑप्शन 1 में। अगला प्रश्न पूछा गया है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, इजी प्रश्न है। यदि एम एन की बहन है, यह एम हो गई और एम कौन है, एन की बहन है, ओ एन की पत्नी है, तो देखिए यहाँ पर एन यहाँ पे पति देव हो गए अर्थात यह मेल हो गए और इसकी पत्नी कौन है, ओ है। ओके। अब देखना क्यू एन का पिता है, तो कन्फर्म देखिए यहाँ पे यह हो गया कि एन का पिता कौन है, क्यू, तो यह मेल हो गए। और पी क्यू की बेटी है, तो भाई क्यू की बेटी कौन है, एक और हो गई, पी यहाँ पे हो गई। अब देख रहे हैं यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है, तो एम और पी के बीच में क्या संबंध है, एम और पी के बीच में कॉमन सेंस की बात है, बहने हैं यह, तो इसका उत्तर होने वाला है ऑप्शन 3। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है रैंकिंग का, बच्चा वाला प्रश्न है, ऐसा प्रश्न तो सब लोग हल कर देता है। देखिएगा प्रश्न क्या है, कक्षा में मोना की रैंक शीर्ष से 9वीं और अंत से 36वीं है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा जब भी ऐसा प्रश्न आए तो बस मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि आप ऐसे प्रश्न को भाई कर लो जुबान से, कुछ नहीं करना है। टोटल बराबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट या टॉप प्लस बटम -1 होता है। देखिए टॉप दिया गया है 9 और बटम दिया गया है 36, तो देखिए 9 36 कितना हो गया, 45 हो गया और 45 में से 1 माइनस करेंगे तो भाई 44 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह हो जाता है, तो इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2। देखिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, टॉप बराबर टोटल बराबर टॉप प्लस बटम -1 होता है। जब एक ही पर्सन का स्थान दिया हो टॉप बटम का लेफ्ट राइट का, तो उसके लिए यही फार्मूला यूज होता है और इस फार्मूला को यूज करते हुए आप जुबान से ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर देते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न भाई एक बार फिर आ गया पजल तो इस शिफ्ट में गर्दा कर दिया है। देखिएगा पजल, एक पुस्तकालय के सदस्य ए बी सी और डी बंगाली, गुजराती, तमिल और उर्दू भाषाओं की पुस्तकें लेते हैं। प्रत्येक पुस्तक एक अलग शैली, जीवनी, निबंध, उपन्यास और नाटक की है। निबंध और नाटक क्रमशः बंगाली और उर्दू में है। देखिएगा भाई यहाँ से यह मामला यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। पहले देखना भाई मामला क्या है कि एक पुस्तकालय के सदस्य हैं ए बी सी डी, यह बंगाली, गुजराती, तमिल और उर्दू भाषा के पुस्तक लेते हैं और वह जो पुस्तक है ना अलग अलग शैली की हैं, जीवनी, निबंध, उपन्यास और नाटक की हैं। अब भाई इसको यहाँ पर मुझे बैठाना पड़ेगा। अब इसमें किसको फिक्स करूं, तो भाई इसमें आपको पर्सन को फिक्स करना होगा। कर लो पर्सन को फिक्स, ए बी सी डी ये हो गए पर्सन। अब कौन कौन पर्सन किस किस भाषा का पुस्तक लेता है और वह पुस्तक की शैली क्या है, इसको आपको भाई बैठाना पड़ेगा। देखिएगा यहाँ से इसका खेला स्टार्ट हुआ है। निबंध और नाटक क्रमशः बंगाली, उर्दू में हैं। अभी भाई इसको मैं फिक्स नहीं कर सकता हूँ। नेक्स्ट यहाँ से ए उर्दू या तमिल नहीं पढ़ता है। यहाँ पे कंफर्म हो गया कि जो ए है
वह ना तो उर्दू पढ़ता है, देखिए ना तो यह उर्दू पढ़ता है और ना ही यह तमिल पढ़ता है, तमिल पढ़ता है। ओके, लेकिन ए भाई किस भाषा की पुस्तक पढ़ता है, अभी ये फिक्स नहीं है। अगला पॉइंट, बी ना तो जीवनी और ना ही गुजराती ली है, यानी कि बी ना तो जीवनी पढ़ता है, देखिए ना तो यह जीवनी पुस्तक पढ़ता है और ना ही यह गुजराती पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे देखना है भाई नेक्स्ट, डी जो तमिल पढ़ता है, देखिए यह एक कन्फर्म लाइन है, डी जो है यह तमिल भाषा की पुस्तक पढ़ता है, तमिल भाषा की यह पुस्तक पढ़ रहा है, लेकिन पुस्तक की शैली क्या है अभी ये फिक्स नहीं है। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि उसे नाटकों में कोई दिलचस्पी नहीं है, अर्थात वह नाटक की पुस्तक नहीं पढ़ता है, डी नाटक की पुस्तक नहीं पढ़ता है। ओके, सी और ए क्रमशः एक बंगाली पुस्तक और एक उपन्यास लिया है, यहाँ से यह फिक्स लाइन है दोस्त कि जो सी है वह बंगाली पुस्तक पढ़ता है, देखिए सी यहाँ पर है तो सी बंगाली पुस्तक पढ़ लिया, लेकिन सी का जो पुस्तक है इसका शैली क्या है अभी ये फिक्स नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ पर ए जो है उपन्यास पुस्तक पढ़ता है, देखिए ए का यहाँ पे हो गया उपन्यास पुस्तक, लेकिन ए यह किस भाषा की पुस्तक पढ़ता है उपन्यास वाला अभी ये फिक्स नहीं है। ओके, तो इस प्रकार से भाई यहाँ पे हुआ। अब देखना मुझे किस किस को यहाँ पे फिक्स करना पड़ता है। देखिए ए कंडीशन यहाँ पे दिया गया है कि जो ए है यह तमिलनाडु और उर्दू भाषा की पुस्तकें नहीं पढ़ता है, मतलब तमिल या उर्दू भाषा की पुस्तक यह नहीं पढ़ता है। तो देखिए तमिल का तो यहाँ पे फिक्स हो गया, डी पढ़ता है, तो भाई उर्दू कहाँ जाएगा, उर्दू भी यहाँ पे फिक्स है कि उर्दू भाई जाएगा बी वाले में, यानी कि जो बी है यह उर्दू भाषा की पुस्तक पढ़ता है, लेकिन बी की शैली क्या है पुस्तक का अभी ये फिक्स नहीं हुआ है। अब भाई यहाँ पे ये भी कंफर्म हो गया कि जो ए है वह है गुजराती भाषा का पुस्तक पढ़ता है, गुजराती भाषा का पुस्तक पढ़ता है। ओके, अब देखना यहाँ पे मामला यहाँ पे फंसेगा, बी जीवनी शैली का पुस्तक नहीं पढ़ता है, तो भाई ये कन्फर्म है कि या तो सी पढ़ लेगा जीवनी का या डी पढ़ लेगा जीवनी का, बोलो पढ़ सकता है ना। अब देखिए यहाँ पे ये भी दिया गया है कि जो डी है वह नाटक है पुस्तक नहीं पढ़ता है, तो कन्फर्म ये भी है कि भाई नाटक जो पुस्तकें हैं वह या तो बी पढ़ लेगा नाटक पुस्तकें या सी पढ़ लेगा नाटक पुस्तकें। जब आप ऐसे बैठाए देखिए यहाँ पे कंफर्म हो गया कि बी जो है नाटक पुस्तक पढ़ रहा है और जो डी है यह जीवनी पुस्तक पढ़ रहा है। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि भाई मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा, और यहाँ पे अब देखिए यहाँ पर यह है सी बच गया, तो सी किस शैली की पुस्तक पढ़ेगा, तो कन्फर्म है जीवनी तो फिक्स हो गया है, उपन्यास फिक्स हो गया है, नाटक फिक्स हो गया है, तो भाई निबंध शैली का पुस्तक है सी पढ़ लेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे बैठकी दोस्त हो गया है। अब देखना यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है, देखिएगा, दी गई जानकारी के आधार पर भाषा शैली का इनमें से कौन सा संयोजन सही है, कौन सा संयोजन सही है आपको उसको पता करना है। देखिएगा तमिल निबंध, देखिए तमिल तो यहाँ पर है लेकिन तमिल भाई जीवनी है इसलिए यह गलत हो गया। गुजराती जीवनी, गुजराती उपन्यास है, गलत हो गया। तमिल जीवनी कंफर्म है, यह सही हो गया। ऑप्शन 4 में गुजराती नाटक है, देखिए यहाँ पर ये गुजराती उपन्यास इसलिए गलत हो गया। तो इसका उत्तर होने वाला है ऑप्शन 3 यानी कि तमिल जीवनी। तो इस प्रकार से यह पजल सॉल्व हो गया है। तो आते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए दोस्त अगला प्रश्न पूछा गया है, एनालॉजी का प्रश्न है। गुजरात का संबंध गांधीनगर तो हरियाणा का संबंध किससे होगा,
गुजरात का कैपिटल गांधीनगर होता है तो हरियाणा का कैपिटल चंडीगढ़ हो जाएगा और यह दिया गया है ऑप्शन 1 में। अगला प्रश्न, अब देखिए दोस्त अगला प्रश्न यहाँ पे एक बार फिर पूछा गया है, पजल का प्रश्न है। देखते हैं इस प्रश्न को। देखिएगा, 4 लड़कियां ए से डी अलग अलग रंग लाल, पीला, नीला और सफेद के कपड़े पहनकर नृत्य कक्षा में जा रही हैं। उनकी नृत्य शैलियां छऊ, भरतनाट्यम, मणिपुरी और कथक हैं। तो भाई यहाँ पे हमें पर्सन को यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा, यानी कि लड़कियों को। तो मैं यहाँ पे करता हूँ। देखिए यह ए हो गया, बी, सी और यहाँ पे डी, इस प्रकार से ये फिक्स हो गया। अब देखना यहाँ से इसका कंडीशन स्टार्ट हुआ है। यहाँ से कथक की छात्रा ने पीले रंग की पोशाक पहनी है, यह फिक्स लाइन नहीं है इसलिए स्किप। डी ने सफ़ेद रंग की पोशाक पहनी है, यह फिक्स लाइन है। डी की जो पोशाक है यह वाइट हो गया, ओके। लेकिन डी का नृत्य शैली कैसी है अभी यह फिक्स नहीं है। नेक्स्ट, छऊ नर्तकी ने लाल रंग की पोशाक पहनी है, यह भी फिक्स लाइन नहीं है। उसके बाद ए मणिपुरी सीख रही हैं। दोस्त यह फिक्स लाइन है। ए कैसी सीख रही हैं? तो मणिपुरी यह सीख रही हैं। लेकिन ए के कपड़े का कलर कैसा अभी ये फिक्स नहीं है। नेक्स्ट, भरतनाट्यम सीखने वाली लड़कियों ने नीली पोशाक नहीं पहनी है, ओके। अगला पॉइंट देखना है यहाँ पर, सी ने पीले रंग की पोशाक पहनी है। दोस्त यह फिक्स लाइन है। देखिए जो सी है यह पीले रंग की पोशाक पहनी है, यानी कि येलो। लेकिन सी का नृत्य क्या है अभी यह फिक्स नहीं है। अब देखना भाई यहाँ पे अब मुझे किसको फिक्स करना पड़ेगा। देखना एक लाइन, यह लाइन, छऊ नर्तकी ने लाल रंग की पोशाक पहनी है, यानी कि छऊ और रेड मुझको बैठाना है। 2 स्थान चाहिए। देखिए 2 स्थान बी के पास ही खाली हैं, इसलिए बी का कपड़े का जो रंग हो जाएगा रेड हो जाएगा और बी का जो नृत्य हो जाएगा वह छऊ हो जाएगा। छऊ हो गया। अब उसके बाद देखना नेक्स्ट यह पॉइंट, भरतनाट्यम सीखने वाली लड़कियों ने नीली पोशाक नहीं पहनी है। तो भाई यानी कि यहाँ पे भरतनाट्यम नहीं होगा, तो भाई कहाँ पे होगा? डी के पास हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया भरतनाट्यम हो गया, ओके। अब भाई यह सी के पास क्या होगा? तो कंफर्म है कि जो सी है यह है कथक, ओके। अब ए का भाई यहाँ पे रंग क्या हो जाएगा? तो देखिए रेड का यूज हो गया है, येलो का, व्हाइट का, एक रंग बचा हुआ है नीला, तो यहाँ पर यह ब्लू यहाँ पर यह हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्त यहाँ पे इसका बैठकी हो गया। अब मुझे चेक करना है इसका प्रश्न। देखिएगा, दी गई जानकारी के अनुसार इनमें से कौन सा संयोजन सही है ये बताना है। ऑप्शन 1 में डी सफ़ेद कथक। देखिए डी जो है यह तो व्हाइट है, कथक नहीं है, यह भरतनाट्यम है, गलत हो गया। ऑप्शन 2 बी रेड छऊ। देखिए बी है, रेड है, छऊ है, इसलिए यह सही हो गया। तो इस प्रकार से यह पजल मेरे दोस्त यहाँ पे सॉल्व होने वाला है। अब मैं आता हूँ अगला प्रश्न पर। देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पर है, इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है, ये वैसे मैथ का प्रश्न है। देखिएगा 40 के 20% के 8% का मान ज्ञात कीजिए। भाई इस प्रश्न को आप जुबान से भी कर सकते हैं। देखिएगा 40 का 20%, 10% हो गया 4, तो 20% हो गया 8। अब देखिए 8 का 8% निकालना है, यानी कि 1% होगा 0.08, तो 8% भाई यहाँ पे हो जाएगा 0.04, ओके। तो यह हो गया भाई जुबान वाला। अब देखना सबका साथ सबका विकास वाला, यहाँ पे देख लो, देखना कर लो बेसिक से। 40 का 20% और इसका 8%,
परसेंट कट्टा बट्टा में 100 सट्टा, परसेंट कट्टा बट्टा में 100 सट्टा, 0 से 0 कट के हट्टा 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 हट्टा, और देखो यहाँ पर ये 4 से 100 कट के यहाँ पे 25 आ गया। ओके, अब देखना भाई यहाँ पर ये 8 दूनी का 16 हो गया, 16 में 25 से भाग करेंगे तो भाई यह आने वाला है 0.64। तो इस प्रकार से इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी कि 6.04। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है क्लासिफिकेशन का, इजी प्रश्न है, अब बच्चा वाला प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या है, ऑप्शन 1 में दिया गया है कलरीपयट्टू, ऑप्शन बी में गरबा, और ऑप्शन 3 यहाँ पे झूमर, और ऑप्शन 4 यहाँ पे भंगड़ा। देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या है दोस्त, हल्का सा आपका जीके यहाँ पे कुछ यूज करना पड़ेगा तभी आपसे ये हो पाएगा। देखिए गरबा और ये झूमर और ये भंगड़ा, यह लोक के नृत्य हैं, यानी कि लोकल डांस हैं, लेकिन कलरीपयट्टू जो है दोस्त यह है युद्ध कला है, इसलिए यही यहाँ पे विषय में हो जाएगा। ऑप्शन 1 इसका राइट उत्तर होने वाला है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है मैथमेटिकल ऑपरेशन का, तो चलो भाई करते हैं इसका ऑपरेशन। 104 गुना है, गुना का अर्थ है भाग हो गया यहाँ पर 13, और प्लस, प्लस का अर्थ है गुना 9, और यहाँ पर भागा है, देखिए भाग का अर्थ क्या है तो जोड़ 3 हो गया, और माइनस का अर्थ घटा है तो यहाँ पे 25 हो गया। देखिए 104 में 13 से भाग करने पर यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है ना। देखिए 9 8 72 हो गया, और देखिए 72 3, यह भाई 75 होता है, 75 में से 25 गया यानी कि 50 आ गया, तो 50 इसका राइट उत्तर होने वाला है, और यह दिया गया ऑप्शन 2 में। इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है सीरीज का प्रश्न है, और यहाँ पर किस प्रकार का पैटर्न यहाँ पे यूज किया है। देखिए क्या किया है भाई, यहाँ पर 13 को 16, तो यहाँ पर देखिए 3 प्लस किया है, 16 को 22, तो यहाँ पे 6 प्लस हो गया, 22 को 31, तो यहाँ पे 9 प्लस हो गया, 31 को 43, तो देखिए यहाँ पर 12 प्लस होगा। तो भाई अब मुझे क्या प्लस करना होगा, देखना इसका एक्चुअली पैटर्न यहाँ पर क्या है। देखिए 3 6 प्लस 3, 6 9 प्लस 3, 9 12 प्लस 3, तो कन्फर्म है कि मुझे भाई 12 में प्लस 3 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 15 आएगा, अर्थात 15 को हमें 43 में ऐड करना पड़ेगा। तो भाई कर लो, 43 15 58 हो जाएगा। तो इस पैटर्न के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, 58 58 दिया गया है ऑप्शन 2 में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न एक बार फिर से पूछा गया है, सीरीज का प्रश्न है, और यहाँ पे किस प्रकार का पैटर्न यूज होने वाला है। देखिएगा सेम पैटर्न यहाँ पे यूज हो जाएगा, 13 17 प्लस 4, और 17 25 प्लस 8, और 25 37, यहाँ पे प्लस 12 हो गया, और 37 53 प्लस यहाँ पे ये 16 हो गया। अब यहाँ पे 53 में क्या प्लस करूं, अब ये हमें पता करना है। देखना इसका पैटर्न क्या है, 4 8, तो इसमें प्लस 4 किया है, 8 12 प्लस 4 किया है, 12 16 यहाँ पे प्लस 4 किया है, तो कंफर्म है कि 16 में प्लस 4 करेंगे तो यहाँ पे 20 प्लस हमें करना पड़ेगा, तो 53 20 73 हो जाएगा। तो 73 इसका उत्तर होने वाला है, और यह दिया गया है ऑप्शन 3 में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न भाई पूछा गया है क्लासिफिकेशन का, और यहाँ पे तेल है, साबुन है, कंघी है, शैम्पू है। यहाँ पर किस प्रकार का लॉजिक यूज किया है। तेल साबुन शैम्पू दोस्त इसका यूज करते हैं बाल को धोने के लिए या लगाने के लिए। तेल का होता है लगाने के लिए, और साबुन शैम्पू का यूज होता है धोने के लिए। ओके, लेकिन कंघी का भाई यूज होता है बाल को संवारने के लिए, तो कंफर्म है कि भाई कंघी ही यहाँ पे विषय में होने वाला है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न एक बार फिर से एनालॉजी का प्रश्न, उत्तराखंड का संबंध मसूरी से है तो आपको बताना है कि किसका संबंध शिलोंग से हो जाएगा। देखिएगा उत्तराखंड में मसूरी पड़ता है तो कंफर्म है कि भाई यहाँ पे मेघालय होगा और मेघालय में शिलोंग पड़ता है, तो इसका उत्तर होने वाला है ऑप्शन है 3। अगला प्रश्न, ये भी प्रश्न पूछा गया है सीरीज का, देखिएगा क्या है। 6 8 + 2, ओके। अब देखना 8 12, तो भाई यहाँ पर +4 हुआ है। अब देखना 12 28, दोस्त यहाँ पे +16 हुआ है। तो आगे हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, इसको निकालना है। देखिएगा इसमें क्या किया है दोस्त, देखिए इसमें 2 से गुना कर दिया है 4 हो गया, और देखिए इसमें 4 से गुना कर दिया है, यह है 16 हो गया, ठीक है ना। अब देखना दोस्त हमें इस 16 में हमें यहाँ पर 16 से गुना करना पड़ेगा। अब भाई कैसे सर, आप क्या कर रहे हैं, देखो यार ऐसे देखना, 2 में 2 से गुना हुआ 4 हो गया, 4 में 4 से गुना हुआ 16 हो गया, कंफर्म होना। तो देखो यहाँ पर 16 में 16 से गुना करेंगे तो भाई यहाँ पे हमें 256 ऐड करना पड़ेगा। तो 256 और 28 कितना होगा, 284 हो जाएगा। यह पैटर्न आपको समझ में आया कि नहीं आया? सर जी उतना समझ में नहीं आया तो रुको ना, इसको मैं एक और पैटर्न से मैं करता हूं। देखना 6 को 8 किया है ना, यहाँ पे 2 प्लस हुआ है ना। देखिए 2 प्लस क्या किया है, 2 का पावर 1 यानी कि 2 आएगा और 2 यहाँ पे प्लस कर दिया। उसके बाद देखना यहाँ पर नेक्स्ट 8 को 12 किया है ना, यहाँ पे 4 प्लस हुआ है ना, यानी कि यहाँ पे प्लस किया है 2 के स्क्वायर को, 4 प्लस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट 12 को 28 किया है ना, यहाँ पे भाई 16 प्लस हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या किया है, +4 का स्क्वायर। गुड। अब भाई आगे हमें क्या करना पड़ेगा, यही पता करना है, रुको जरा। अब देखना यहाँ पर यह तो भाई 2 है, यह 2 है, यह 4 है और यह 16 है। देखिए 2 में 2 से गुना 4 हो गया, 4 में 4 से गुना देखिए यह 16 हो गया। तो भाई अब कंफर्म है कि हमें यहाँ पर 16 में अब मुझे 16 से गुना करना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पे 256 आएगा। भाई 256 क्या होता है, प्लस हमें यहाँ पे करना पड़ेगा 16 का स्क्वायर। तो भाई 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है। तो 28 में 256 ऐड करने पर 284 आएगा। तो भाई इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, लेकिन सेम उत्तर आपका आने वाला है 284। यह दिया गया है ऑप्शन 4 में। तो दोस्त हम लोग इस प्रकार से फाइनली इस शिफ्ट के सारे प्रश्न को डिस्कस कर लिए हैं। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, परेशानी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेट में। तो जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ रहे।